हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज इस वीडियो में लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का सोशल साइंस का मॉडल पेपर का सेट 5। जी हाँ दोस्तों, आप लोग का इससे पहले चारों सेट कंप्लीट करवा दिए हैं। साइंस का भी 5 सेट कंप्लीट करवा दिए हैं, मैथ का भी 5 सेट कंप्लीट करवा दिए हैं और इंग्लिश का भी कुछ सेट कंप्लीट करवाए हैं। बाकी जितने सारे क्लास का आप लोगों को मॉडल पर हम सॉल्व कराए हैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, और आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर आराम से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। जितने सारे मॉडल पेपर है कम से कम उसको जरूर सॉल्व करके जाना, क्योंकि इससे क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर आते हैं। और इस बार तो दोस्तों आप लोग का 5-5 सेट जारी किया गया है, इसलिए एक भी क्वेश्चंस मिस नहीं कीजिएगा। हर एक क्वेश्चंस का आंसर जरूर देख लीजिएगा, क्या पता वही क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाए। तो जरूर देखिएगा और सभी को शेयर कर दीजिए ताकि सभी को इससे लाभ मिले। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए अच्छे तरीके से बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन करने के लिए और हर एक अपडेट को पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला सवाल क्या है। दोस्तों ये क्लास 10 का यहाँ देख सकते हैं। पहला सवाल देखिए क्या है, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा किस क्रांतिकारी की देन है। बोल रहा है स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का जो नारा दिया था वो किसने दिया था। ठीक है, तो ये दोस्तों दिया था फ्रांसीसी क्रांतिकारी की देन है, no, मतलब फ्रांसीसी क्रांति हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट याद रखिए, इसका याद रखिए आंसर। चलिए आगे चलते हैं। बिस्मार्क जर्मनी का प्रथम चांसलर कब बना था। दोस्तों याद रखिएगा इसका आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले भी दोस्तों एक सेट में ये क्वेश्चन आप लोग आया हुआ था। तो बिस्मार्क जर्मनी का दोस्तों चांसलर बना था 1871 ईस्वी में। ठीक है, बस उस क्वेश्चन में शायद ये था कि बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना, और इसमें प्रथम तो जोड़ दिया, मतलब बस ये चीज़ याद रखिए। ठीक है, तो 1871 यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ है, यह कथन किस दार्शनिक का है। बोल रहा है मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ है। हर एक तरफ का बंधन होता है, आप लोग समझ ही रहे होंगे कितना सारा बंधन है, आप लोग का भी होगा। कुछ बताते हैं कुछ नहीं बताते। चलिए यहाँ देखिए, यह कथन किस दार्शनिक का है। तो दोस्तों 3 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर रूसो। यह रूसो का कहा गया कथन है कि मनुष्य सर्वत्र स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र बंधनों से जकड़ा हुआ है। रूसो इज द राइट आंसर, 3 का गो। चलिए 4 नंबर देखते हैं क्या बोला है। किसके कल्पनादर्श या मतलब यूटोपिया में एक आदर्श समाज की कल्पना की गई है। ठीक है, ये दोस्तों एक चित्र बनाया गया था। ठीक है, जिसमें आदर्श समाज के बारे में बताया गया था, ऐसा समाज होगा ऐसा समाज होगा। ठीक है, कल्पनादर्श मतलब ये कल्पना का समाज था। तो इसका दोस्तों ये जो स्टेज आता है वो जाता है फ्रेडरिक सरियू को। इससे संबंधित सवाल और एक आपका सेट में आया था, याद कर लिए अच्छे से, कि कल्पनादर्श में एक आदर्श समाज की कल्पना की गई थी। किसके द्वारा था ये, फ्रेडरिक सरियू के द्वारा चित्रित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यंग इटली की स्थापना किसने की। यंग इटली की स्थापना किसने किया था। तो सभी को पता है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, हर एक बार आता है। ज्यूसेपे मेत्सी ने किया था, यानी कि ख नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। असहयोग आंदोलन की समाप्ति किस घटना से हुई। सभी लोग जानते हैं दोस्तों, और इससे सवाल अक्सर आप लोगों का पूछा जा रहा है मॉडल पर में, तो हो सकता है बोर्ड एग्जाम में भी ये सवाल आ जाए इस टाइप का। तो दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं कि चोरी चोरा का जो घटना हुआ था हिंसात्मक, जहां पर एक पुलिस स्टेशन में जितने सारे पुलिसकर्मी हैं सभी को जला दिया गया था जो आंदोलनकारी थे उन लोग के द्वारा। तो गांधी जी ने इस घटना से अब इस मतलब उनको खराब लगा और उन्हें यह आंदोलन वापस ले लिया। कौन आंदोलन, असहयोग आंदोलन। ठीक है, चोरी चोरा हिंसात्मक घटना के कारण, यानी गौ बिल्कुल सही हो जाएगा 6 का। 7 नंबर चलते हैं। 7 में क्या पूछा है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन जो अंतिम मुहिम था महात्मा गांधी के द्वारा कि अब भारत को तो छोड़ना ही होगा, अंग्रेजों के लिए विरुद्ध ये आंदोलन चलाया गया था जिसमें सभी लोगों ने भाग लिया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत दोस्तों कब हुई थी, ये हुई था आप लोग का 1942 ईस्वी में। ठीक है, तो 1942 ईस्वी में ये आंदोलन शुरू हुआ था, याद कर लीजिए, महत्वपूर्ण सवाल है बहुत ही। गदर पार्टी की स्थापना किसने की। ठीक है, गदर मूवी का नहीं पार्टी का बोल रहा है, नहीं तो लोग मूवी में चले जाएंगे। देखिए गदर पार्टी की स्थापना किसने की। दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना यहाँ पर लाला हरदयाल, और भी बहुत सारे क्रांतिकारी थे लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में आपका जो है वही सही हो जाएगा, लाला हरदयाल इस पार्टी में शामिल था, इन लोगों ने स्थापना किया था। आगे चलते हैं। स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से भारत माता की छवि को किसने चित्रित किया। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से दोस्तों भारत माता का चित्र उकेरा गया था। ठीक है, भारत माता का, तो ये चित्र किसने उकेरा था। तो ये दोस्तों एक बंगाली चित्रकार यानी कि अविंद्रनाथ टैगोर ने उकेरा था। ठीक है, नेक्स्ट 10 नंबर। खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की। खुदाई खिदमतगार की स्थापना दोस्तों अब्दुल गफ्फर खान ने किया था, यानी कि गौ नंबर परम सत्य उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 11, इनमें से कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है। हम लोग भूगोल में इंटर कर चुके हैं दोस्तों, चलिए भूगोल का ट्रेन में चढ़ते हैं और भूगोल का सभी स्टेशन को देखते हैं। ठीक है, इनमें कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है। तो आप लोग सभी जानते हैं दोस्तों, नवीकरणीय संसाधन मतलब ऐसे संसाधन जिसका हम लोग उपयोग बार बार कर सकते हैं। जल का भी आप लोग उपयोग बार बार कर सकते हैं, पवन ऊर्जा का भी कर सकते हैं, सौर ऊर्जा का भी कर सकते हैं। लेकिन ये भैया जी कोयला भाई साहब है, ये बोलेगा मुझे तो एक ही बार यूज कर सकता है।
एक बार कोयला खत्म हो गया तो फिर आप दोबारा उसको वापस नहीं ला सकते हैं, मतलब ये अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 12 नंबर, कितने किलोमीटर के बाद किसी देश का महासागरीय संसाधन पर अधिकार नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों 12 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा 200 किलोमीटर के बाद। ठीक है, मतलब 200 किलोमीटर एरिया के बाद अगर कोई देश चाहेगा तो महासागर में वहाँ पर अपना अधिकार जमा नहीं पाएगा। मतलब जहाँ हम लोग का देश है उसके 200 किलोमीटर तक, 200 के रेंज तक, 200 के रेंज तक वो अपना अधिकार जमा सकता है, उसके बाद नहीं। नेक्स्ट 13 नंबर देखिए, भारत के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत क्षेत्र पठारी भाग है। मतलब भारत में बोल रहा है कितना प्रतिशत पठारी भाग है, तो ये दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा 27%। कहीं कहीं 28% भी लिखा रहता है। ठीक है, तो 27% मान के चलिए ऑप्शन में है, सही हो जाएगा 13 का ख। आगे चलते हैं 14 नंबर, मृदा अपरदन का कौन सा कारण नहीं है, मतलब कौन मृदा अपरदन नहीं करता है। तो जल, वायु, हिम की वन। दोस्तों यहाँ पर देखिए हिम मृदा अपरदन से इसका कोई संबंध ही नहीं है, इसका संबंध तो बर्फ से है ना, तो इसका मृदा अपरदन से कोई संबंध ही नहीं है, यानी कि गौ बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए 15 नंबर बोल रहा है, भारत में उपलब्ध स्तनधारियों में से कितने प्रतिशत को लुप्त होने का खतरा है। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग सभी लोग कमेंट करके जरूर बोलेंगे। एक क्वेश्चन आप लोगों को मैं देता ही होमवर्क में, तो इसका जरूर बोलेगा, भारत में उपलब्ध स्तनधारियों में से कितने प्रतिशत को लुप्त होने का खतरा है। इसका आंसर जरूर जान लीजिएगा, अगर यही वाला एग्जाम में आ जाएगा तो फिर क्या, इसलिए इसका आंसर सभी लोग कमेंट में जरूर बोलेंगे जितने सारे आप लोग हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सदाबहार वृक्ष चीड़ एक औषधीय वनस्पति है, यह किस राज्य में पाया जाता है। मतलब चीड़ का वृक्ष जो दोस्तों है ये किस राज्य में पाया जाता है। तो 16 नंबर का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में यह औषधीय पाया जाता है, पहाड़ी इलाका है, वहीं पर यह अक्सर ये सब पाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं 17 नंबर देखिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लंबा, चलिए पढ़ लेते हैं। बोल रहा पेड़ एक विशेष असीमित दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी है और अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता और दानशीलता पूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं को भेंट करता है। यह सभी की रक्षा करता है और स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाले विनाशक को भी छाया प्रदान करता है। समझ रहे हैं कैसा, अगर हम लोग पेड़ से ही थोड़ा बहुत सीख लेना तो जिंदगी में हम लोग बहुत कुछ कर लेंगे। ठीक है, मतलब हम लोग पेड़ को कितना कष्ट देते हैं, फिर भी वो ये सब नहीं देखता है, जो उसको काट रहा होता है उसको भी वो छाया देता है। ठीक है, तो असीमित दयालु उदारपूर्ण जीवधारी है जो अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता है, खुद से वो बड़ा बड़ा पेड़ अपना पानी की तैयारी कर लेता है, पानी लेता है, किसी से नहीं कहता है कि मुझे पानी मिलेगा। मनुष्य क्या करता है, जाके पेड़ को काट देता है अपने स्वार्थ के लिए। सोचो हम सभी कितने स्वार्थ हैं, मतलब अगर पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा स्वार्थी में कोई आएगा तो पहले नंबर पर दोस्तों मनुष्य ही होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। हाँ, क्या पूछा आगे कि यह कथन किसका है। तो दोस्तों यह कथन आप लोग का हो जाए गौतम बुद्ध का है। ठीक है, गौतम बुद्ध का ये कथन है। नेक्स्ट चलते हैं आगे 18 नंबर, विश्व में कुल आयतन का लगभग कितना प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है। मतलब कितना प्रतिशत भाग में पानी पाया, तो वही वाला बात हो गया, महासागरों में पाया जाता है कितना प्रतिशत भाग, तो वो दोस्तों 71% हो जाएगा, यानी कि 18 का क इज द राइट उत्तर, परम सत्य आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या बोला है 19 नंबर, बहुउद्देशीय परियोजनाओं का कौन सा लाभ है। बहुउद्देशीय परियोजना जिसमें बांध बनाया जाता है इस टाइप का, तो क्या क्या लाभ होता है। बाढ़ पर नियंत्रण होता है, सिंचाई की सुविधा होती है, जल विद्युत उत्पादन भी होता है। मतलब सारी चीज़ें, मतलब हम लोग का घ नंबर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं 20 नंबर पूछा क्या, देखिए भाइयों, पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की रीति किस कारण से कम हो रही है। ये सवाल दोस्तों और एक बार और एक सेट शायद सेट 4 में ही पूछा गया था। मतलब पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण जो पहले होता था कि भूमिगत टैंक बनाया जाता था, छतों पर पाइपलाइन के द्वारा वो भूमिगत जो वर्षा जल होता था उसको भूमिगत टैंक में जमा किया जाता था, ये किस अब कम हो रही है। क्यों? क्योंकि सरकार अब रहम कर दिया है। क्या रहम कर दिया है कि इंदिरा गांधी नहर से 12 मासी जल सुविधा, मतलब 12 मास टाइप का इसको जल मिलता है लोगों को। सोचिए फ्री में अगर किसी को मिल रहा है, आपको घर में बैठा बैठा पैसा मिलेगा, आप काम करने जाइएगा जी? नहीं जाइएगा। तो वही वाला हाल यहाँ पर भी है। जब पानी मिल रहा है तो फिर क्यों हम उतना कष्ट करेंगे। किसी देश की राष्ट्रीय आय को उसके कुल जनसंख्या से भाग देने पर निम्न में से क्या प्राप्त होता है। राष्ट्रीय आय मतलब कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग दीजिएगा तो दोस्तों सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी प्राप्त होता है। ख नंबर बिल्कुल सटीक दोस्तों। इससे सवाल आपका फिक्स है, ये मान लीजिए, इसलिए अच्छे से याद कर लीजिए। हर एक मॉडल पेपर में सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी से आप लोगों का सवाल रह ही रहा है। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? किसी भी देश के द्वारा जो एक साल में, ठीक है, एक वर्ष में जो अंतिम उत्पाद उत्पन्न किया गया है, अंतिम उत्पाद या फिर सेवा, ये सारा चीज़ मिलकर जो पैसा होता है, मतलब कह सकते हैं रुपये अगर हम भाषा में कर दो, तो यही सकल घरेलू उत्पाद होता है। ठीक है, 22 नंबर देखते हैं क्या है
एक अमीर परिवार की लड़की के लिए विकासात्मक लक्ष्य क्या हो सकता है? मतलब कोई अगर अमीर घर की बेटी, बड़े बाप की बेटी समझ लीजिए ऐसा, उसके लिए क्या विकासात्मक? अधिक दिनों तक काम मिले। अरे वो अमीर की बेटी क्यों काम करने जाएगी? उसको काम से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, काम दो ना दो। उसके भाई को जितनी स्वतंत्रता मिलती है उतनी स्वतंत्रता उसे भी मिले। चलिए देखते हैं इसको बाद में। बेहतर मजदूरी मिले। अरे भैया अमीर बाप की बेटी, उसको मजदूरी देगा दूसरों को। अधिक बिजली प्राप्त हो, उसको बिजली की क्या दिक्कत है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा उसके भाई को जितनी स्वतंत्रता मिलती है उतनी ही स्वतंत्रता उसे भी मिले। आप लोग देखेंगे मूवी में भी बोलता है ना कि भैया को इतना स्वतंत्रता मिला, मुझे भी मिलना चाहिए सब स्वतंत्रता। तो इसकी लड़ाई हो रही है वहाँ, खाने पीने के लिए, काम के लिए, पैसा की लड़ाई नहीं होता है वो लोग का। ठीक है, मतलब अमीर बाप की बेटी बोला है ना, तो ख नंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिशु मृत्यु दर क्या सूचित करता है? तो दोस्तों शिशु मृत्यु दर जो है वो किसी एक वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से, ठीक है, 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात होता है शिशु मृत्यु दर। ठीक है, यानी प्रति 1000 बच्चों में, जो प्रति 1000 बच्चों में कितने एक वर्ष में मर जा रहा है वो शिशु मृत्यु दर हो गया। ख नंबर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा यहाँ पर। 24 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में से ऊर्जा के मुख्य स्रोत कौन कौन से है? तो ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है यहाँ पर 24 नंबर का? तो इसका देखिए कोयला भी स्रोत है, पेट्रोलियम भी है, विद्युत भी है, मतलब चारों हो जाएगा, मतलब घ नंबर सही उत्तर, उपरोक्त सभी। आगे देखते हैं 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां तृतीयक क्षेत्रक में नहीं आती? भैया तृतीयक क्षेत्रक मतलब होता है सेवा क्षेत्रक। ठीक है, मतलब सेवा होता है। किसका सेवा? आपका? जी हाँ, आपका भी होता है। देखिए कैसे, बैंकिंग तृतीयक क्षेत्रक में नहीं आती, बैंकिंग तो आती है। मधुमक्खी पालन, भैया मधुमक्खी पालन तो एक बिजनेस हो गया ना। अध्यापन भी सेवा क्षेत्रक में आता है, तृतीयक क्षेत्रक में आता है। कैसे? बैंकिंग में, बैंकिंग का जो कस्टमर होता है आपको सेवा देता है, पैसा निकाल देता है, ये कर देता है, मतलब आपका सेवा ही होता है एक तरफ से। अध्यापन में भी टीचर आपको पढ़ा के सेवा करता है। लेकिन मधुमक्खी पालन दोस्तों ये आ जाएगा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, जो कि जमीन से जुड़ा हुआ काम है, पशु वानिकी से काम है। ठीक है, पशु क्षेत्र से जुड़ा हुआ काम है, यानी कि इसका सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? मधुमक्खी पालन। ठीक है, और जो अगर बात कर रहे हैं आप घ नंबर, तो किसी कॉल सेंटर में जो लड़की काम कर रही है वही तो सेवा ही कर रही है ना। बेचारी कितनी गाली खाती है लोगों का, आप लोग सुने होंगे, आप लोग फ़ोन करते हैं, कॉल करते हैं, कुछ ही परेशानी हो तो आपका एक तरफ सेवा ही कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर, मनरेगा का विस्तारित रूप चुने। मनरेगा का विस्तारित रूप मतलब उसका फुल फॉर्म पूछा है, तो ये दोस्तों होता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। मनरेगा का यही होता है, याद कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, इट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ मनरेगा। आगे देखिए, किसी वर्ष में उत्पादित डैश के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। मतलब किसी वर्ष में उत्पादित डैश के कुल मूल्य को, क्या? सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं, मतलब सभी अंतिम वस्तु मतलब क्या? आप मान लीजिए कोई टमाटर पैदा कर रहा है, ठीक है, अब टमाटर का भी दाम जोड़ दीजिएगा, अब टमाटर से जो सॉस बना उसका भी दाम जोड़ दीजिएगा। नहीं भैया, फाइनल प्रोडक्ट जो हो रहा है, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट जो हो रहा है, अंतिम वस्तु जो उत्पाद हो रहा है और जो सेवाएं हो रहा है, उन सभी को क्या कहेंगे हम लोग? सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि जीडीपी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स है का कार्य करती है। सलमा किस क्षेत्र की गतिविधि में संलग्न है? ठीक है, सलमा भैया सरकारी अस्पताल में ये कार्य करती है नर्स का, तो सरकारी है तो क्या हो जाएगा? संगठित है। ठीक है, संगठित क्षेत्रक हो गया। क्यों? क्योंकि उनको साल भर नौकरी मिलेगी, अगर छुट्टी मिलेगी तो भी उसको पैसा मिलेगा छुट्टी का। ठीक है, तो संगठित क्षेत्रक में, सरकारी विभाग ही संगठित क्षेत्रक है। ठीक है, असंगठित मतलब प्राइवेट वाला हो जाएगा। भारत के किस क्षेत्र में छुपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है? तो बेरोजगारी भैया औद्योगिक क्षेत्र में भी नहीं होती है, सेवा क्षेत्र में भी नहीं होती है, कृषि क्षेत्र के इसमें छुपी हुई बेरोजगारी होती है। मतलब लगता तो है कि काम कर रहा है किसान, ठीक है, लेकिन वहाँ पर छुपी हुई बेरोजगारी होती है। ठीक है, दिखता नहीं है। आगे देखिए, इस क्षेत्र के श्रमिक माल का उत्पादन नहीं करते हैं। किस क्षेत्र का श्रमिक माल का उत्पादन नहीं करते हैं? तो देखिए, प्राथमिक जो क्षेत्रक है, पशु पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, वानिकी हो गया, खेती, इसमें तो माल का उत्पादन हो ही रहा है। द्वितीय क्षेत्रक में भी विनिर्माण उद्योग है, जिसमें जो कच्चा माल को दूसरे चीज़ में कन्वर्ट करके निर्माण कर रहा है। लेकिन तृतीय क्षेत्रक है भैया, इसमें कोई निर्माण नहीं होता, ये सेवा क्षेत्रक है। ठीक है, इसमें किसी प्रोडक्ट का निर्माण नहीं होता है, तो ग नंबर हो जाएगा। और 4 तो ऐसे ही नहीं है। बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों हम लोग अब पॉलिटिक्स का ट्रेन में चढ़ चुके हैं, चलिए देखते हैं। बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो 31 का दोस्तों सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर देखिए, बेल्जियम में अलग सरकार है और इसमें डच एवं फ्रेंच भाषी समुदायों का असमान प्रतिनिधित्व है, यानी कि गौ नंबर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा 31 का गौ। याद कर लीजिए, ठीक है। क्या बोला है? बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो ये दोस्तों बेल्जियम में अलग सरकार है और इसमें डच एवं फ्रेंच भाषी समुदाय का असमान प्रतिनिधित्व, ये बात यहाँ पर गलत कहा गया है, यानी कि ये नहीं होगा।
32 नंबर देखते हैं, संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश इनमें से कौन नहीं है। संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश इसमें से कौन नहीं है। ठीक है, तो संघात्मक वाला कौन देश नहीं है, श्रीलंका, वो एकात्मक शासन व्यवस्था है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है, तो वही वाला बात हो गया, श्रीलंका में है, तो घ नंबर को मारिए घटाक से। 34 नंबर देखते हैं, शिक्षा किस सूची में शामिल है, तो शिक्षा दोस्तों आप लोग का समवर्ती सूची में शामिल है। अब आप लोग पूछेंगे सर ये सूची क्या होता है, हम लोग तो घर का सूची बनाते हैं चावल दाल चावल का, ये सूची क्या है। ठीक है, तो सूची समझ लीजिए क्या है। सूची मतलब होता है उसमें हर एक का अधिकार लिखा रहता है। राज्य सरकार का अधिकार क्या है, उसमें केंद्र सरकार के अधिकार में क्या क्या आता है। ठीक है, तो इस प्रकार का उसमें लिखा हुआ है। 3 सूची होता है, समवर्ती सूची और 2 सूची होता है इसमें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, भारत में स्थानीय शासन प्रणाली कितने स्तर की है। भारत में स्थानीय शासन प्रणाली कितने स्तर की है, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो 3 स्तर की होती है, यानी कि त्रिस्तरीय हो जाएगा, गो नंबर। 35 नंबर हो गया। 36 देखते हैं, संघीय सरकार की एक विशेषता नहीं है। संघीय सरकार की विशेषता क्या नहीं है। राष्ट्रीय सरकार अपनी कुछ अधिकार प्रांतीय सरकार को दे देती है, कि अधिकार विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच बढ़ जाती है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय सरकार अपनी कुछ अधिकार प्रांतीय सरकार को दे देती है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर निर्वाचित पदाधिकारी ही सरकार में सर्वोच्च ताकत का उपयोग है, ये बिल्कुल नहीं है। निर्वाचित पदाधिकारी सर्वोच्च ताकत का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कुछ लिमिट होता है। सरकार की शक्ति शासन के विभिन्न स्तरों पर बटी, सरकार की शक्ति तो बटी हुई होती है हर एक क्षेत्र में, तो यानी कि गौ बिल्कुल सही हो जाएगा, ये विशेषता नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर अवशिष्ट शक्ति और केंद्र सरकार ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, इसको हाँ नंबर याद कर लीजिएगा। 38 नंबर देखिए क्या है, इनमें से कौन सा एक हित समूह का उदाहरण है। एक हित समूह का उदाहरण कौन वाला है, तो दोस्तों यहाँ पर बाम सेफ सही उत्तर हो जाएगा, घ नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, 39 नंबर क्या पूछा है कि नेपाल में हुए जनसंघर्ष को निम्न में से क्या कहा गया था। नेपाल में जो जनसंघर्ष हुआ था दोस्तों उसको क्या कहा गया था, तो वो कहा गया था लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन। ठीक है, तो 39 का ग नंबर बिल्कुल सटीक उत्तर, परम सत्य उत्तर हो जाएगा। और अंतिम सवाल की तरफ बढ़ते हैं, हम लोग का स्टेशन आ चुका है, यहीं पर उतरना होगा हम लोग को। बोला है लोकतंत्र और जनसंघर्ष के संबंध में क्या असत्य है। लोकतंत्र और जनसंघर्ष के संबंध में क्या असत्य है, चारों ऑप्शन का आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए। पहला ऑप्शन क्या देख लीजिए, लोकतंत्र का जनसंघर्ष के माध्यम से विकास अवरुद्ध होता है, ये पूरी सरासर गलत है, ये अन्याय है दोस्तों, ये नहीं होता है। ठीक है, तो यही सही आंसर हो जाएगा, क नंबर। लोकतंत्र का जनसंघर्ष के माध्यम से विकास अवरुद्ध, जनसंघर्ष करेगा आदमी, हल बोलेगा तभी तो लोकतंत्र वहाँ पर होगा। अगर आदमी सुस्त बैठ जाए तो लोकतंत्र नहीं होगा, तो ये अवरुद्ध नहीं होता है, विकास होता है जनसंघर्ष से। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग का टोटल 40 ऑब्जेक्टिव सवाल सोशल साइंस का सेट 5 का खत्म होता है। इससे पहले चारों सेट का अपलोड कर दिए हैं और ये लेकर 5वां सेट आप लोगों का फुल्ली कंप्लीट हो गया है दोस्तों। आप लोग एग्जाम के लिए फिर से मैं बता दूं, मॉडल पेपर सॉल्व करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप लोग कुछ भी नहीं पढ़ते हैं ना, तो मॉडल पेपर को सॉल्व करके जाइएगा तो आराम से पास मार्क्स क्या 60% प्लस आ जाएगा। अगर पढ़ के रट के चल जाते हैं, समझ के पढ़ते हैं तो और ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो हर एक को सॉल्व कर लीजिए, कुछ भी दिक्कत हो कमेंट बोलिएगा और धीरे धीरे हर एक अपलोड हो जाएगा। बस इसी तरह से तैयारी करते रहिए। हर एक अपडेट पाने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाने के लिए चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर एक चीज़ आपको सबसे पहले मिले। चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।